सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो मेरा नाम है दिशात और आज मैं आपके साथ क्लास करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। इससे पहले जीन पियाजे के बारे में मैंने बताया था और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा दिया था और उससे पहले लगभग 10 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो अगर आपने वो सारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ से आप उसको जाके एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो कोलबर्ग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि वाइगोत्स्की आपका और जीन पियाजे हो गया। इन दोनों के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो कोलबर्ग ही होते हैं। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। और आपने सुना होगा हैंस डायलेमा के बारे में, कहीं नहीं सुना तो वो भी हम लोग अभी क्लास में करने वाले हैं। तो देखो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में हुआ था हालांकि। और ये थे कहाँ के? ये अमेरिका के थे। लिख देता हूँ मैं, अमेरिका में हुआ था। इनका जो सिद्धांत था ना, इनके सिद्धांत को बोलते हैं नैतिकता का सिद्धांत, मॉरलिटी थ्योरी, ठीक है। ऐसा बोलते हैं क्यों है वो आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा कि इनके सिद्धांत को नैतिकता का सिद्धांत क्यों बोला जाता है। और इन्होंने एक चीज़ बोला था, जैसे कि वाइगोत्स्की ने जैसे बोला था ना कि बच्चे जो हैं अपने अंदर ज्ञान की रचना जो समाज से करते हैं, ठीक वैसा ही इन्होंने कहा कि बच्चों में जो है बच्चों में ज्ञान जन्म से नहीं होता, वे समाज से सीखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपका वो था वाइगोत्स्की साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे समाज से सीखते हैं, वैसा ही इन्होंने भी कहा कि बच्चे समाज से सीखते हैं, ठीक है। हालांकि इसने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बाद में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इन्होंने जो लर्निंग का सिद्धांत दिया था, इन्होंने लर्निंग का सिद्धांत थ्री लेवल ऑफ लर्निंग दिया था। इसमें एक था प्री कन्वेंशनल, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, फिर आपका कन्वेंशनल, फिर रूढ़िगत नैतिकता, और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसका मतलब है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ठीक है। और आपको अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई थिंक शादी वगैरह का भी चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर? शादी का जो चल रहा होता है, माहौल नहीं सर, हाँ नहीं सर, वो जो शादी का आप लोग में टाइम होता है ना, लगन, शादी का लगन चल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। हाँ, तो इसमें होता है क्या ना, इन्होंने यानी कोलबर्ग ने 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिया था। 3 स्टेजेस में, हर स्टेज में आपको जो है ना, हर स्टेज में आपको हर लेवल में 2 स्टेज दिया था। हर लेवल में आपका 2 स्टेज था, मतलब हर स्तर, लेवल में क्या, हर स्तर में आपका 2 चरण दिया हुआ था, ठीक है। आपका सेम इसमें भी वैसे ही होगा। अगर कन्वेंशनल में बात करते हैं, इसमें भी आपका यहाँ पे 1 and 2 हुआ ना, 1 and 2 आपका प्री कन्वेंशनल में हुआ, तो कन्वेंशनल में आपका 3 and 4 होगा, 3 and 4, और इसमें आपका हो जाएगा 5 and 6, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बाकी इन स्टेजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे किस स्टेज में बच्चा का जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक हैंस डायलेमा के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपका कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में ये जो बहुत फेमस ही आपका स्टडी किया गया था, हैंस डायलेमा। अब अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है तो YouTube पे इसका जो स्टोरी एक बार आप लोग आराम से देख लेना। हालांकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको बताता हूँ कि 3 उम्र के इन्होंने बच्चे को लिया, ठीक है। एक लिया आपका, ठीक है, एक था आपका पूर्व बाल्यावस्था, क्या हो रहा है सर? मेरे को आवाज़ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आ रहा होगा सर। पूर्व बाल्यावस्था, और आपका था किशोरावस्था। तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मतलब इन्होंने यानी कि कोलबर्ग ने 3 स्टेज ऑफ लर्निंग में मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में 3 कैटेगरी के बच्चे को रखा। एक आपका पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे को रखा, एक बाल्यावस्था के बच्चे को रखा, एक आपका किशोरावस्था के बच्चे को रखा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, इसने एक कहानी सुनाया, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक हैंस नाम का एक लड़का था, मतलब एक पर्सन थे, उनकी वाइफ बीमार थी, ठीक है। हैंस नाम का कोई आदमी था जिनकी वाइफ का तबीयत ख़राब था और उसको जो भी मेडिसिन चाहिए था ना, वो मेडिसिन सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में मिल रहा था, ठीक है।
वो जो मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन उसके जो हैंज की जो वाइफ थी उसका ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए था ना, वो एक ही मेडिसिन में, एक ही हॉस्पिटल में या फिर बोलो एक ही मेडिकल में था। अब क्योंकि उस मेडिकल वाले को पता था कि ये दवाई सिर्फ मेरे ही पास मिलता है, तो जब हैंज उस दवाई को लेने के लिए उस मेडिकल स्टोर पे गया, आप इस कहानी को अच्छे से सुनना, ठीक है। तो जब हैंज उस दवाई को लेने के लिए उस मेडिकल स्टोर पे गया, तो उसके बाद क्या हुआ पता है, क्योंकि उस मेडिकल स्टोर वाले को पता था कि ये दवाई सिर्फ मेरे ही पास है, तो उसने क्या किया, जो भी MRP था ना, जो भी MRP था उससे भी ज़्यादा पैसा उन्होंने डिमांड किया। मान लो फॉर एग्जांपल अगर MRP 100 रुपया था तो वो 150 रुपया मांग रहा होगा या 200 रुपया मांग रहा होगा। एग्जैक्टली कितना मांग रहा था ये तो नहीं पता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है MRP यानी जो मैक्सिमम रेटेड प्राइस होता है, मतलब जितना दाम होता है उसका ना, उससे ज़्यादा उसने पैसा डिमांड किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि हैंज को इस दवाई का ज़रूरत है। अगर ये दवाई हैंज मुझसे नहीं खरीदता है तो उसकी वाइफ मर जाएगी, ठीक है। हैंज को पता था, सॉरी मेडिकल स्टोर वाले को पता था कि हैंज को इस दवाई का ज़रूरत है और ये दवाई सिर्फ मेरे ही पास है, तो इसे लेना तो मुझसे ही पड़ेगा। और अगर ये दवाई नहीं लेता है तो इसकी वाइफ मर जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर है कि ये तुम मुझसे ही लेगा और लेना ही पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, दवाई का दाम बढ़ा दिया, ठीक है। अब अगर वो हैंज के पास पैसे थे नहीं, हैंज के पास पैसा नहीं था, तो अब हैंज करे क्या? तो इन्होंने यानी कि आपका कोलबर्ग ने इन तीनों ग्रुप के बच्चों से पूछा कि हैंज क्या करे, क्या? अब देखो हैंज के पास पैसा तो है नहीं कि वो उतना पैसा पे करके दवाई ले ले। अब वहाँ पे हैंज क्या कर सकता है, या तो वो दवाई चोरी कर सकता है, यानी मारपीट करके मेडिकल स्टोर वाले से वो दवाई ले सकता है ताकि अपने वाइफ को खिला दे और जिससे उसकी वाइफ मरने से बच जाए। या फिर क्या करे कि चोरी करना तो गलत बात है, मारपीट करना गलत बात है, तो या ऐसा हैंज क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है कि वाइफ को मरने दे, और क्योंकि मारपीट करना गलत बात है तो मारपीट ना करे, जिससे अगर मारपीट वो नहीं करता है तो उसकी वाइफ तो मर जाएगी। सीधी सी बात है, अगर आप दुकानदार से वो दवाई लेके नहीं जाते हो तो आपकी वाइफ मर जाएगी, ठीक है। या फिर आप देखो आपकी वाइफ अगर मर जाती तो ये भी तो कहने का एक गलत बात है ना। आप एक पति के तौर पे फेल हो गए, क्योंकि आप एक पति हैं, आपका जिम्मेदारी है अपनी वाइफ का रक्षा करना, अपनी वाइफ की जान बचाना, ठीक है। तो आप इधर एक जिम्मेदारी, मतलब मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने के लिए लिख कर समझाता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो जैसे कि वो ये इसकी वाइफ है, ठीक है, इसकी वाइफ है जो बीमार है, और सीधा सी बात है ये आपका दवाई है, वो दवाई है, ये आपका स्टोर है। अब हैंज क्या करता है, अगर ये दवाई इस स्टोर से चोरी नहीं करता है, चोरी ही क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है और ऊपर से दाम बढ़ा दिया, दुकानदार दाम बढ़ा दिया, पैसा है नहीं। तो अब ये क्या करेगा, ये दवाई या तो ये इस मेडिकल स्टोर से चोरी करेगा। अगर ये चोरी करता है तो चोरी करना तो गलत बात है ना, चोरी करता है तो चोरी करना तो गलत बात है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। और अगर चोरी नहीं करता है तो ये पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएगा, जो कि ये भी इसका फ़र्ज़ है। देखो एज अ सिटीजन आपका फ़र्ज़ क्या है, चोरी नहीं करना है, लेकिन एज अ हस्बैंड आपका फ़र्ज़ क्या आपका फ़र्ज़ ये भी तो है कि अपनी वाइफ का रक्षा करना है। दोनों फ़र्ज़ है आपका, वाइफ की रक्षा करना भी आपका फ़र्ज़ है और चोरी नहीं करना भी आपका फ़र्ज़ है। एज अ सिटीजन अगर देखा जाए तो मारपीट नहीं करना, ये हैंज मारपीट नहीं करेगा क्योंकि वो एक गुड सिटीजन है, और साथ ही साथ अपनी वाइफ का रक्षा करेगा। अगर उसको एक एज अ गुड हस्बैंड बनना है, एक अच्छा पति बनना है, तो वाइफ की भी रक्षा करनी होगी। तो यहाँ पे हैंज एक डायलेमा में फंस गया कि वो करे तो करे क्या, वाइफ को मरने छोड़ दे, चोरी ना करे, क्या ना करे, मतलब आप समझ रहे हो, पूरा स्टोरी समझ रहे हो, ठीक है। और अगर ये पूरा और भी लंबा स्टोरी है, हालांकि मैंने शॉर्ट में बताया, आपको अगर सुनना है ना 10 मिनट निकाल के सुन लेना, क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे हैंज डायलेमा करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा वो स्टोरी, ठीक है। तो अब इन बच्चों से पूछा, इसने आपका कोलबर्ग ने इन तीनों ग्रुप के बच्चों से पूछा कि करना क्या है, क्या करे यहाँ पे, हैंज चोरी करे ना करे। हैंज इस मेडिकल स्टोर वाले से ज़बरदस्ती लड़ाई करके ये दवाई ले या ना ले। तो जो किशोरावस्था वाला बच्चा था ना, इन्होंने पूछा कि ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो दाम क्यों बढ़ाया। लेकिन इन दोनों ने कहा कि नहीं, चोरी करना गलत बात है। तो कहने का मतलब ये कुछ स्टोरी था, इसको हैंज डायलेमा के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछा भी जाता है कि हैंज डायलेमा जो है आपका एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो आप उसको बताओगे कि कोलबर्ग ने किया था, ठीक है। तो ये इसलिए ये एक स्टोरी था, काफ़ी फेमस स्टोरी है, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट भी है। और आप अगर आपके पास टाइम हो तो बस 10-20 मिनट के लिए एक बार जाके ये पूरा स्टोरी सुनना, ठीक है। मैंने भी सुना हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी सुना था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सुनना अच्छा लगेगा।
ठीक है। तो ये आपका हेंस डायलेमा था, मैंने बता दिया आपको हेंस डायलेमा क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम लोग अब काम का चीज़ पढ़ लेते हैं। तो कोलबर्ग ने क्या कहा, कोलबर्ग ने आपका कहा कि बच्चे में जो ज्ञान होता है, कोलबर्ग ने क्या कहा कि विकास जन्म से नहीं होता। ज्ञान बोलो, विकास बोलो, ज्ञान बोलो या विकास बोलो, कि बच्चे में विकास जन्म से नहीं होता। वो उसका विकास जो होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, सोसाइटीज के कारण होता है, समाज के कारण होता है। ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो आपको वाइगोत्स्की से मैच करता है। वाइगोत्स्की भी तो जो थे वो सामाजिक रचनावादी थे, मतलब उनके अकॉर्डिंग भी बच्चा कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। और इन्होंने भी कहा कि बच्चा जो है समाज से ही सीखता है। ठीक है, समाज से ही बच्चा सीखता है। अब कई इतना सा इसमें बात था। अब मैं बताता हूँ, लिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखो प्री कन्वेंशनल अगर बात किया जाए, यानी कि प्री कन्वेंशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व रूढ़िगत। इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिया। यहाँ देखो 3 लेवल ऑफ लर्निंग दिए। 3 लेवल ऑफ लर्निंग में आप समझो हर लेवल में 2 चरण लेना है। आपको क्या लेना है, हर लेवल में कितना चरण, 2 चरण आपको हर लेवल में लेना है। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ लर्निंग दिया तो हर लेवल में 2 चरण लेना है। तो आपको कितना बन गया, 6 चरण बन गया आपको, टोटल 6 चरण बन गया। और वही 6 चरण आपको याद करना है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो 6 चरण क्या क्या है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आप पहले समझो, प्री कन्वेंशनल का टाइम पीरियड क्या है, 4 से 10 साल। कन्वेंशनल का 10 से 13 साल और पोस्ट कन्वेंशनल का 13 से ज़्यादा साल, मतलब 13 से बड़ा साल। 13 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, वो आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा। प्री कन्वेंशनल में मीन्स रूढ़िगत नैतिकता में 10 से 13 साल आएगा और पूर्व रूढ़िगत नैतिकता में 4 से 10 साल आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं मिटा देता हूँ, देन फिर मैं इसके बाद आपको तीनों लिखा देता हूँ कि तीनों में क्या क्या आएगा। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये अमेरिका का था, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ मोरालिटी दिया था कोलबर्ग ने। मोरल वैल्यू यानी कि बच्चों में मोरल वैल्यूज कैसे कैसे आता है ये बताया था आपका। तो आपको याद रखना, कहीं भी अगर मोरल वैल्यू का बात आ जाए, कहीं भी अगर मोरल वैल्यू का बात आए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की के मतलब समाज के बारे में कहीं भी बात आए, समाज के बारे में कहीं भी बात आए, आपको तुरंत टिक लगाना है वाइगोत्स्की। ठीक उसी प्रकार अगर आपका कहीं भी मोरालिटी के ऊपर बात आए, मोरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, नैतिकता के ऊपर कहीं भी बात आए, तो आपको टिक किसको करना है, कोलबर्ग को करना है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ये मैं कुछ रूट पर बताता जाता हूँ आपको, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से स्कोर कर पाओ। अरे यार ये तो मिट क्यों नहीं रहा है भाई। क्या हो गया, आप लोग बताओ, आप लोग के एरिया में पूरा अभी शादी वगैरह हो रहा है, क्योंकि लगन चल रहा है भाई, तो पढ़ाई लिखाई हो रही है या डीजे पर डांस ही हो रहा है बस। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपने सारा वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ है तो जो आपका जो है ना पेपर 1 के लिए जो बच्चे हैं जिसका सेशन 25-27 है वो बिल्कुल एलिजिबल है, बट पेपर 2 के लिए 25-27 वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। बट फिर भी आपको फॉर्म तो भरना है ना, दोनों फॉर्म भरना है, क्योंकि पेपर 1 अगर भरते हो 1300 रुपया लगेगा, पेपर 2 भी भरते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 भरते हो तो 1500 ही लगेगा। तो आपको पेपर 1 अगर आप कोई भर रहे हो तो पेपर 2 भी भरना है। अगर आपके पास DLED प्लस BA हो तो ठीक है, ये बताने के लिए था। हालांकि आपका पेपर 2 भरने जाते हो और आपके पास आपका सेशन जो है 25-27 है, तो आप वो इस वेबसाइट पर नहीं ले रहा है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप वो देख लेना अच्छे से। चलिए बात करते हैं लेवल 1 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लेवल 1 यानी कि प्री कन्वेंशनल। लेवल 1 क्या था, प्री कन्वेंशनल, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल में मैंने क्या बताया था, हर लेवल में 2 स्टेज होता है। तो इसका आपका स्टेज 1 यानी कि चरण 1, स्टेज 1 का नाम क्या है, स्टेज 1 का नाम है पनिशमेंट ओबीडियंस। पनिशमेंट ओबीडियंस। अब पनिशमेंट ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट में समझते हो सजा के तौर पर उसका बात मानना। समझा, यहाँ पे देखो नाम से क्लियर हो जाए, पनिशमेंट में सजा, पनिशमेंट के यानी सजा के डर से कोई बात मानना। ओबे करना मीन्स क्या, ओबे करना मीन्स क्या, फॉलो करना, बात मानना। तो पनिशमेंट यानी सजा के डर से अगर कोई बात मान रहा है तो वो आपका आता है लेवल 1 बच्चे में। अगर प्री कन्वेंशनल का टाइम पीरियड क्या था, प्री कन्वेंशनल का टाइम पीरियड क्या था, 4 से 10 साल। तो 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो कोई भी बात अगर मानता है, देखो कोई भी बात अगर मानता है तो किस बात से मानता है, डर से मानता है। डर से क्यों, क्योंकि देखो अब बच्चा जैसे मम्मी बता रही है कि बेटा देखो चोरी नहीं करना, क्या चोरी नहीं करना,
तो बच्चे को ये नहीं पता कि चोरी करना गलत बात है। बच्चे को अभी ये नहीं पता कि चोरी करना क्या है, चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं पता। बच्चा चोरी नहीं करता है, फिर भी पता है क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे पता है कि मम्मी ने बोला है कि चोरी नहीं करना, अगर चोरी करता हूँ तो मम्मी मारेगी। पापा बोले हैं कि होमवर्क करना है, ठीक है। पापा क्या बोले हैं? पापा बोले हैं होमवर्क करना, होमवर्क करना। तो इसको नहीं पता है कि भाई होमवर्क करना मेरे लिए अच्छी बात है, ये उसके अंदर मोरल वैल्यूज बना नहीं है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज बना नहीं है, बट वो फिर भी होमवर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा ने कहा है, और पापा ने कहा है तो कहा है। होता है ना, भाई ने बोला तो बोला, भाई ने ऐसे नहीं था, क्या था कि भाई ने बोला करने का तो करने का, वैसा ये बात है कि होमवर्क करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो पापा मारेंगे, अगर मैं चोरी करता हूँ तो मम्मी मारेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, और क्या क्या है इसमें जो है ना, पनिशमेंट ओबिडियंस में क्या है कि डर के कारण काम करते हैं हम लोग। क्या है? डर के कारण, डर के कारण काम करना। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? डर के कारण। कब? स्टेज 1 में, यानी कि प्री कन्वेंशनल के भी चरण 1 में कोई बच्चा जो काम करता है वो डर के कारण करता है, यानी पनिशमेंट ओबिडियंस होता है। कोई भी काम हम लोग इसलिए करते हैं, कोई भी अच्छा काम हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को डर लगता है। क्यों? कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, टीचर्स मारेंगे, सर मारेंगे, मैम मारेंगी, ये सब हम लोग को डर लगता है कि भैया मारेंगे। गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। तो बच्चे को ये नहीं पता गाली देना गलत बात है, उसको बस पता है कि भैया बोले हैं कि गाली मत देना, दोबारा गाली सुने तो बहुत मारेंगे। तो बच्चा गाली नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि डर है उसके अंदर कि अगर मैंने गाली दिया तो भैया मारेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया स्टेज 1। अब बात करता है स्टेज 2, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। स्टेज 2 क्या? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये आपका है स्टेज 2। देखो, अब इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है ना, बच्चा जैसा को तैसा करता है। मतलब बच्चा जैसे को तैसा करना, क्या मतलब हुआ? जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि बच्चा जो दोस्त बनाया ना, अगर वो दोस्त जो भी बच्चा स्कूल गया ना, तो अब अपने दोस्त से बगल में जो बैठा बंदा था उससे इरेजर मांगा, तो वो लड़का इसको इरेजर दिया, तो अब ये लड़का भी उसको इरेजर दे देगा। वो इससे पेंसिल मांगा है, वो पेंसिल दिया तो ये भी पेंसिल दे देगा। वो अगर मेरे साथ टिफिन शेयर कर रहा है तो मैं भी उसके साथ टिफिन शेयर करूँगा। ये मतलब आप जैसा मेरे साथ करोगे हम भी वैसा ही करेंगे। आप अपना बुक मुझे दोगे पढ़ने के लिए तो मैं भी अपना बुक दूंगा। ये होता है आपका स्टेज 2 में ही, ठीक है। जैसे को तैसा करना है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ये नाम जो है ना आपका एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन में आता है, ठीक है। जैसे कि पनिशमेंट ओबीडियंस हो गया ना, जैसे पनिशमेंट ओबीडियंस, उसी तरह से इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, ये आपका एग्जैक्टली लिखा रहेगा, तो इसको नहीं बोलना है। बाकी इसके अंदर क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है वो याद रखना है, ठीक है। तो आपको मैंने लेवल 1 बता दिया, प्री कन्वेंशनल जिसका टाइम पीरियड 4 से 10 साल होता है। उसमें जो बच्चा छोटा होता है, जब छोटा होता है ना तो पनिशमेंट ओबीडियंस होता है, यानी कि डर के कारण कोई काम कर रहे होते हैं। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो जैसे को तैसा करने लगता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म में आ जाता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा, अगर तुम मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा। ये वाला नेचर आ जाता है बच्चा के अंदर जब वो स्टेज 2 में पहुँचता है, ठीक है। अब पहुँचेगा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो अब वो स्टेज 3 के अंदर पहुँचेगा। अब बच्चा जो है ना प्री कन्वेंशनल में नहीं, अब वो जो है कन्वेंशनल एज में पहुंचा। अब ये हो गया तुम्हारा स्टेज 3, जो कि टाइम पीरियड क्या है 10 से 13 साल। क्या है टाइम पीरियड? 10 से 13 साल। अब इसमें क्या होगा? गुड बॉय गुड गर्ल, मैं इस पेन से लिखता हूँ, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अब इसमें जो बच्चा काम करता है ना, इसमें बच्चा जो काम करता है वो तारीफ और प्रशंसा के लिए करता है। क्यों? इसमें बच्चा जो काम करता है वो आपका तारीफ और प्रशंसा के लिए करता है।
क्यों करता है काम? बच्चा तारीफ और प्रशंसा के लिए करता है, ठीक है। अब वो समाज के हर बात को मानेगा, पापा जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पापा जो बोले वैसा ही मैं करता हूँ तो पापा तारीफ़ करेंगे मेरा, ठीक है। मम्मी जैसा बोलेगी वैसा करेंगे तो मम्मी के नज़र में मैं अच्छा बनूंगा, ठीक है। तो मतलब इसमें जो है, इसमें स्टेज 3 में जो भी काम बच्चा करता है ना, वो इसलिए करता है ताकि वो दूसरों के नज़र में अच्छा बने। चाचा कुछ बोले तो वही मैं करूँगा। क्यों? चाचा बोले पढ़ने के लिए 4 घंटा पढ़ने के लिए मैं 4 घंटा पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि इससे चाचा के नज़र में मैं हीरो बनूंगा। चाचा मुझे एक अच्छा बालक, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चे के समझेंगे, बस इसलिए बच्चा काम कर रहा होता है इसमें। मतलब स्टेज 3 में यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये वाला बहुत आसान है, इसको याद रखना। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, देखो ये स्टेज 2 जो था ना, ये थोड़ा सा हार्ड है, बाकी ये आसान ही पड़ेगा। गुड बॉय एंड गुड गर्ल में क्या है ना, बच्चा इसलिए कोई काम कर रहा होता है ताकि हम दूसरों की नज़र में अच्छा बन सके। बच्चा इसलिए इसमें काम कर रहा होता है ताकि हम दूसरों की नज़र में अच्छा बन सके, ठीक है। कोई आसान सा बात है, कोई भी काम करो तो बच्चा इसलिए कार्य करेगा। जैसे कि अगर मान लो कोई भी पापा कुछ बोले, मम्मी कुछ बोले, चाचा कुछ बोले, ताई ताऊ, मामा मामी, दादा मौसी, टीचर्स वगैरह कोई भी कुछ बोले तो वो हम करेंगे। मान लो टीचर ही बोली कि बेटा कैसे होमवर्क करके आना, किसी ने होमवर्क नहीं किया तुम होमवर्क करके आओ, तो बच्चा होमवर्क करके आएगा। क्यों? क्योंकि अगर होमवर्क वो करके आता है, बच्चे के मन में है कि अगर मैं होमवर्क करके आता हूँ तो मैम मुझे एक अच्छा बच्चा समझेगी, तो मैं होमवर्क करके आऊँगा, ठीक है। समझ गए? ये आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं है गुड बॉय एंड गुड गर्ल में। अब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आपका आता है स्टेज 4। स्टेज 4 इसमें आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? अब इसमें जो बच्चा होता है ना, जो भी कानून है उसको फॉलो करता है। कानून गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं, कानून है, रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल कैन नॉट बी चेंज। इसके अंदर बच्चे जो होते हैं ना, उनके माइंडसेट कैसा होता है? उसके अंदर माइंडसेट उसका ऐसा होता है कि रूल्स कैन नॉट बी चेंज, रूल्स कैन नॉट बी चेंज। जैसे कि अगर बात करूं हैंस डायलेमा का ही, अगर मैं हैंस डायलेमा का ही बात करूं कि बच्चा क्या बोलेगा पता है? जो बच्चा स्टेज 4 में है, जो जिसकी मोरालिटी का लेवल स्टेज 4 पहुंच चुका है, वो बच्चा क्या बोलेगा पता है? वो बच्चा बोलेगा कि हैंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, भले ही उसकी वाइफ मर जाए। चोरी करना गलत बात है, वाइफ मरे तो मरे, चोरी करना गलत बात है। मतलब जो रूल है वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा, रूल को फॉलो करेगा किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो। चोरी करना गलत बात है तो गलत बात है, वाइफ मरे, जिंदा रहे, ये वो कुछ भी हो, चोरी करना गलत बात है तो गलत बात है। बट जो मतलब इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा, जो रूल बन गया है, जो सोसाइटी जिस चीज़ को रूल मानती है तो वो सही है। सोसाइटी जिस चीज़ को सही मानते हैं, सोसाइटी ने जो भी कायदे कानून बनाए हैं, सरकार ने जो भी कायदे कानून बनाए वो ही मानना है। क्या? वही मानना है। ये आपका होता है स्टेज 4 में। ऐसे बच्चे जो जिसका जो है आपका मॉडरेटी का लेवल स्टेज 4 यानी स्टेज 4 में बच्चा जो होता है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बोलते हैं। मतलब इसमें एक देखो, इसको आप नाम से आराम से याद रख सकते हो। कैसे? लॉ एंड ऑर्डर तो मतलब नियम और कानून को मानना है। तो नियम और कानून, जो बच्चा जो नियम और कानून को मानता है वो आपका स्टेज 4 में आता है। आसान है ना। उसके बाद आपका आता है सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। लिख देता हूँ, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन आपका यहाँ पे आता है स्टेज 5। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। इसको मिटाता हूँ, ऊपर मैं लिख दूंगा। अब इसमें बच्चा क्या बोल रहा है ना, जो आपका जिसके मोरालिटी का स्टेज 5 में पहुंच गया, वो बोलेगा रूल्स कैन बी चेंज्ड। अब बच्चा इस जगह प्रोटेस्ट करने लगता है। क्या करता है? बच्चा प्रोटेस्ट करने लगता है। मम्मी कुछ बोली तो जरूरी, अगर उसको बच्चा को सही बात लगा, अगर मम्मी का बात बच्चे के दिमाग में घुसा कि मम्मी सही बोले तो ठीक है। अगर मम्मी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बच्चे के मन में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो मना कर देगा कि नहीं, जरूरी थोड़ी कि ये ऐसा ही करना है। मतलब अब जो बच्चा है ना, या फिर सरकार ने कोई कायदा कानून बनाया, सरकार ने कोई भी कानून बनाया तो विद्रोह कर देगा कि नहीं ये कानून गलत है। तो ये सब आपका आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में, ठीक है। इसमें जैसे कि आपका लॉ, इसमें जो स्टेज 4 में जो बच्चे होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। स्टेज 5 के बच्चे लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि रूल्स ज़रूरी थोड़ी है कि जो रूल बना हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम चलें, जरूरी थोड़ी है।
कि जो रूल बनाया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम चलें। जरूरी थोड़ी है कि मैम बोलिए होमवर्क करें तो होमवर्क करें ही, नहीं भाई, नहीं करना है हमको, सीधा सीधा बात है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं रूल वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं भाई, रूल बना हुआ है अच्छी बात है, लेकिन हम रूल को नहीं मानेंगे। जरूरी नहीं है कि रूल सही ही बना हो, रूल गलत भी बन सकता है। ये आपका स्टेज 5 के बच्चे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अगर आपके दोस्त या मित्र कोई भी जेटेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी सीटेड का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके साथ हमारा वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। बस इसलिए ताकि हम लोगों को एक सपोर्ट मिल सके। तो स्टार्टिंग फेज में देखो, स्टार्टिंग फेज में सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में। स्टेज 5 एंड लास्ट स्टेज, स्टेज 5 एंड लास्ट स्टेज, स्टेज 6 जो होता है यूनिवर्सल, क्या आता भाई नाम, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये नाम तो याद ही नहीं रहता, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर बच्चे के अंदर मोरालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी से अंदर आ जाती है, मोरालिटी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें यहाँ तक कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। कहने का मतलब है स्टेज 5 के अंदर, स्टेज 6 के अंदर जो होते हैं ना, कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर बात करो महात्मा गांधी जी हो गए, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, मतलब ये सारे लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें जो है ना, जैसे कि एक बड़े लेवल पे चिंता को, वो दूर दृष्टि को देख सकता है। जैसे अभी का एग्जांपल करें तो जैसे विकास द्विवेदी सर हैं, या फिर ऐसे बहुत कोई भी लोग हैं जो कि एक दूर तक सोच पाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर कोई कानून सरकार बनाती है, कोई भी कानून सरकार बनाती है, तो दूर तक सोच पाते हैं कि इस कानून का आगे जाके क्या असर होगा। जैसे कि अभी अगर आप देखो इंडिया का क्या चल रहा है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जैसा भी राजनीतिक है, देखो कोई भी आपका जो पार्टी है वो तो यही चाहती है कि हम कैसे ना कैसे सत्ता में बने रहें, और उसके लिए वो जो भी काम हो सकता है वो करता है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे हम पीछे जा रहे हैं। तो जो आगे देखने वाले जो कि कुछ लोग हैं, यहाँ तक सब लोग नहीं पहुँच पाते, कुछ लोग हैं जिसकी कि मोरालिटी स्टेज 6 तक आ चुकी है, वो लोग कंसर्न रहते हैं कि भाई फ्यूचर में अब ऐसा क्या हो सकता है, आज से 10 साल के बाद का वो चीज़ सोच पाते हैं। तो वो सब आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। इसके अंदर वही आता है, इसके अंदर जो मोरालिटी है ना बहुत ज़्यादा याद आता है, ठीक है। अब वो जस्टिस को, फेयरनेस को समझता है, अब वो जस्टिस को, फेयरनेस को समझ पाता है। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी को सज़ा दे दिया, तो अब ये लोग ज़रूरी नहीं है, अब कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट किसी को गिल्टी माना है तो वो गलत ही होगा। लेकिन कुछ लोग जो जिसके मोरालिटी यहाँ पे आती है वो समझ सकता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, ये यहाँ पे गलत था। कहने का सीधा मतलब है कि यहाँ के अंदर, यानी कि स्टेज 6 के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं, उसका माइंडसेट इतना डेवलप हो गया होता है, उसका मोरालिटी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया होता है कि वो आज से 10 साल के बाद बहुत आगे का सोच सकते हैं, दूरदृष्टि बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंदर आता है। आई होप कि चारों का चारों, यानी 6 का 6 स्टेज आपको मैंने समझा दिया। 1 एंड 2 स्टेज 1 एंड 2 किस में आएगा, प्री कन्वेंशनल में, स्टेज 1 एंड 2 किस में, प्री कन्वेंशनल में, ठीक है। आपका फिर 3 एंड 4 किस में आएगा, कन्वेंशनल में, और 5 एंड 6 किस में आएगा, आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा। ये सारा का सर आपको याद रखना, टाइम पीरियड भी याद रखना है कि प्री कन्वेंशनल का टाइम पीरियड क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल का टाइम पीरियड क्या होता है। पोस्ट कन्वेंशनल का बेसिकली याद दिया वो 13 से ज़्यादा ही होता है, प्री कन्वेंशनल का 4 से 10 होता है, 10 से 13 आपका हो जाता है फिर कन्वेंशनल का। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका जो है, अगर कोलबर्ग के बारे में बात किया था तो कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, ये याद रखना। ये अमेरिका के थे, ये समाजवादी भी थे। समाजवादी क्यों थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है ज्ञान की रचना, बच्चों का जो विकास होता है वो समाज से होता है, ठीक है। तो ये समाजवादी भी थे। और हेनरी डायलमा के बारे में आप एक बार यूट्यूब वगैरह से अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था कोलबर्ग के बारे में। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। कल हम लोग एरिक एरिक्सन पढ़ सकते हैं। कल हम लोग या तो एरिक एरिक्सन पढ़ेंगे या फिर यूरी फैन ब्रेनर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं आज, और कंप्लीट कर ही लेंगे आई थिंक, जब बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोग DPP लगाना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।